Good morning students, welcome back to my channel Physics by Mr. B.L. Moran. That is, we are studying about interference and I think it will be last day of this lesson. Today I will teach you that what happened if I will put a transparent plate in the path of one wave. There are two waves in interference, S1p and S2p, but you will learn that what will be if I will put a transparent plate in the path of one wave. Friends, the distance of fringe from O will be increases or decrease. Okay? आप इस लेसन में जानेंगे कि यदि हम एक वेव के मार्ग में एक कोई प्लेट रख दे जो कि ट्रांसपेरेंट है, मीन्स वेव इसमें से बाहर निकल जाएगी, तो क्या होगा? ये जो फ्रिंज है ये O से दूर खिसक जाएगी P वाली, या O जो सेंटर है हमारा, जो यहाँ पर कौन सी फ्रिंज बनती है, मुख्य दीप्त फ्रिंज बनती है, उसके पास में आ जाएगी। इसका क्या इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा? देखिए हमने क्या किया है, ये पूरा सिस्टम यंग्स एक्सपेरिमेंट का है। उसी में ये डिस्टेंस d है, दो फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज भी कहते हैं, कहीं पर झिर्री भी इनको बोलते हैं। ये जो है C से O तक d चौड़ाई है, d दूरी पर दूसरा पर्दा लिया गया है कैपिटल D। ये M एंड N दो पर्दा जैसे कि यंग के प्रयोग में लिया गया था। ये दीप्त फ्रिंज है जैसे कि उसमें मैंने लिया था, और मुख्य दीप्त फ्रिंज से इस फ्रिंज की दूरी क्या मैंने लिया है, x लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने किया क्या कि एक किरण के मार्ग में मैंने एक t चौड़ाई, t यहाँ पर टाइम नहीं है, t चौड़ाई की ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दी है। मान लीजिए कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ट्रांसपेरेंट, और ये n जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। n अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर n जो है, n इज नॉट फ्रीक्वेंसी, n इज नथिंग बट इट इज जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट प्लेट। जो भी यहाँ पर प्लेट रखी गई होगी उस प्लेट का क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब देखिए ये जो वेव है S1 से P तक जा रही है, ये कुछ दूरी चल रही है किसमें, एयर में, और एयर में इसकी स्पीड क्या होगी, c, और P दूरी किसमें चल रही है, ये वेव इस प्लेट में चल रही है, और इस प्लेट में हम मान रहे हैं जो स्पीड है लाइट की वो क्या है, v है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर भी ये वेव है S1 से P तक जा रही है, ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है किसमें, एयर में, और कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है इस ट्रांसपेरेंट प्लेट में, जबकि ये केवल एयर में ही जा रही है। तो हमको करना क्या है कि ये जो डिस्टेंस प्लेट में कवर की गई है, इस डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है हमको एयर में चली गई डिस्टेंस में। तो देखिए कैसे करेंगे। ये आपका हेडलाइन है, एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। देखिए हम अगर इसके द्वारा यहां से यहां तक कुल समय निकालें कि कितना लगा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो पहले हमने दूरी ली है S1p माइनस t, S1p से मैंने ये t दूरी घटा दी, तो कौन सी दूरी निकली, एयर में चली गई दूरी। देखिए S1p से दूरी में से हमने t दूरी घटा दी, ये दूरी है समय नहीं है, तो हमको कौन सी दूरी मिल गई, एयर में चली गई दूरी। एयर में चली गई दूरी बटे एयर में प्रकाश की चाल, अर्थात दूरी बटे चाल, ये क्या यहाँ पर निकल आया, समय। फिर इस वेव में यहाँ पर t दूरी किसमें कवर की है, ट्रांसपेरेंट कांच में, ट्रांसपेरेंट प्लेट में। ठीक है, तो यहाँ पर t क्या है, दूरी है, ये इतनी दूरी बटे चाल, किसमें चाल, कांच की प्लेट में। मतलब दूरी अगर हम ले रहे हैं एयर की, तो एयर की चाल ले, एयर में लाइट की चाल ले रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं किसकी, इस प्लेट की, तो प्लेट में जो इसकी वेलोसिटी रही होगी, स्पीड रही होगी, वो हम ले रहे हैं। समझ गए? तो ये कुल समय लग रहा है इसको यहां से यहां तक जाने में। जैसे हम आपको यहां से लखनऊ जाना है, तो कितना समय लगेगा, आपने कुछ दूरी ट्रेन से तय की, उसके बाद कुछ दूरी आपने बस से तय की, तो ट्रेन में चली गई जो दूरी चली गई वो बटे ट्रेन की चाल, समय निकल आएगा, प्लस बस द्वारा चली गई दूरी
बटे बस द्वारा लगा बस की चाल, तो वहां समय निकल आएगा, दोनों को जोड़ लोगे कुल समय आ जाएगा, तो सेम यही फिनोमिनन। अब देखिए आप अभी पढ़ के आए हैं कि यदि हाइगन्स रिलेशन में पढ़ के आए हैं कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक होता है y में प्रकाश की चाल बटे उसी पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो देखिए ये अपवर्तनांक किसका है, इस प्लेट का, और ये चाल नीचे किसकी लिखी है, इसी प्लेट में प्रकाश की चाल, और ऊपर क्या है, एयर में प्रकाश की चाल। ये फार्मूला हाइगन्स रिलेशन में आप पढ़ के आए हैं। तो चूंकि n = c/v होता है तो 1/v हो जाएगा n/c। अंडरस्टैंड। अब 1/v की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, 1/v के स्थान पर n/c, तो हो जाएगा n/c। ये आप देखिए ऊपर डिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आप पाएंगे s1p - t + nt/c। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, s1p यहां से t कॉमन ले लिया तो n-1t/c। अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर में केवल जो स्पीड बची हुई है वो v हट गई, केवल c अर्थात y में प्रकाश की चाल। तो जब ये y में प्रकाश की चाल हो गई तो ऊपर जो ये पूरा लिखा है ये है y में चली गई दूरी, अर्थात हमारी जो दूरी कांच में प्लेट में चली गई थी वो दूरी कन्वर्ट हो गई है किसमें, y में चली गई दूरी में। तो यही लिखा है देखो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब ये दूरी किसकी है, अब ये प्रकाश द्वारा y में चली गई कुल दूरी है, अर्थात कांच में चली गई दूरी जो प्लेट में चली गई दूरी थी वो भी किसमें कन्वर्ट हो गई है, y में चली गई दूरी में। तो इसलिए हमने लिख लिया अतः पुंज द्वारा y में चली गई प्रभावी दूरी, y में चली गई जो प्रभावी दूरी है इस पुंज द्वारा केवल s1p द्वारा वो ये आ गई। तो ये दूरी चली गई है s1p जो वेव जा रही उसके द्वारा y में, और इस वेव द्वारा y में कितनी दूरी चली गई है, s2p, और दूरी ज्यादा किसकी, s2p ने ज्यादा दूरी कवर की है। तो पथांतर दोनों के रास्तों में अंतर कैसे निकलेगा, इस दूरी से जो ये वेव जा रही है s2p दूरी से s1p वाली जो दूरी है उसको हम घटा देंगे तो इनके बीच पथांतर निकल आएगा। तो देखिए पथांतर बराबर s2p अर्थात इस वेव द्वारा एयर में कवर की गई दूरी डिस्टेंस माइनस इस वेव द्वारा एयर में कवर की गई डिस्टेंस, जो ये निकाली थी प्रभावी दूरी इसको इसमें से घटा दिया। समझ पाए, एक पथांतर आ गया। यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये, और उसके बाद ये हमारा s2p - s1p - n-1t आ जाएगा। अब जो s2p - s1p है इसको आप अभी इससे पहले डेरिवेशन में यंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ के आए हैं। ये क्या है, इन दोनों वेव्स के बीच पथांतर है, जबकि ये प्लेट नहीं होती, ये प्लेट नहीं थी पहले यंग के प्रयोग में, तो इनके बीच पथांतर आप पढ़ करके आए हैं। तो इसकी जगह पर मैंने पुट क्या किया था, आप यंग्स एक्सपेरिमेंट जाकर के पीछे देखिए कि जब ये प्लेट नहीं थी तो s2p - s1p इस पथांतर की जगह मैंने पुट किया था dxm/D। यहाँ पर d स्लिटों के बीच की दूरी है, xm ये जो दीप्त फ्रिंज बन रही है इसकी यहाँ से दूरी है, और कैपिटल D जो है इस पर्दे से इस पर्दे के बीच की दूरी है, माइनस हो जाएगा n-1 × t। ये जो हम लाए हैं s2p - s1p ये हमारा पिछले डेरिवेशन से है, ये प्लेट नहीं होती है तो पथांतर का मान हमारा ये आता है। अब ये फ्रिंज मैंने ली कौन सी है, दीप्त फ्रिंज ली है, हम टोटल फिगर वही बनाए हैं यंग से एक्सपेरिमेंट वाला। तो चूंकि दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होता है, m लैम्डा या लैम्डा m होता है, आप पढ़ के आए और लैम्डा m = 0 1 2 3 डॉट। तो यहाँ पर जहाँ पथांतर लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिख देंगे m लैम्डा। अब इसके बाद ये माइनस का टर्म है इसको हम इधर ले आए, देखिए dxm/D ये होगा, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा लैम्डा m + n-1t। यहाँ से xm = निकालेंगे तो कैपिटल D मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल d आ जाएगा, ये टर्म आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी जो दूरी निकली है इस फ्रिंज की, यहाँ p फ्रिंज जो दीप्त फ्रिंज है, मुख्य दीप्त फ्रिंज से इसकी जो दूरी xm निकली है वो तब है जब पारदर्शी प्लेट रखी हुई है। अगर पारदर्शी प्लेट ना हो, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट प्लेट ना हो तो क्या होगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये चौड़ाई क्या हो जाएगी 0। तो ही मैंने लिखा है प्लेट ना स्थित हो तो t = 0, तो क्या होगा, तो माना कि ये कुछ हो जाएगा, ये यहाँ के बजाय यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बन जाएगी जिसकी दूरी क्या होगी, ये xm थी, ये xm डैश हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, t = 0, तो यहाँ पर t जब 0 करोगे ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आपको मिलेगा कैपिटल D / स्मॉल d लैम्डा m
ये दूरी हो गई। तो अब देखिए जब प्लेट रखी है ट्रांसपेरेंट प्लेट तो फ्रिंज की दूरी आती है ये यहां से ओ से मुख्य दीप्त फ्रिंज से। यदि प्लेट नहीं स्थित होती है तो दूरी आती है ये यहां से मुख्य दीप्त फ्रिंज से। तो कौन सी इसमें ज्यादा है, एक्सएम ज्यादा है कि एक्सएम डैश ज्यादा है? एक्सएम ज्यादा है। देखिए इसमें ये टर्म ऐड हो रहा है जबकि यहाँ ये टर्म नहीं है। तो फिर दीप्त फ्रिंज क्या हुई है, नीचे खिसक आई है, मुख्य दीप्त फ्रिंज के साथ साइड में खिसकी है कि ऊपर खिसक गई है, समझ सकते हैं। जब आपने प्लेट रख दिया है तो क्या हुई है, दूरी ज्यादा थी, और अगर प्लेट आप हटा देते हैं तो दूरी एक्सएम डैश कम हो जाती है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जब पारदर्शी प्लेट यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट प्लेट रख देते हैं तो फ्रिंज जो होती है वो मुख्य दीप्त फ्रिंज से दूर हट जाती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और जैसे ही आप प्लेट ये हटा लेते हैं तो फ्रिंज फिर से इधर खिसक आती है मुख्य दीप्त फ्रिंज के पास। तो कितना खिसक आती है, इनके बीच विस्थापन ये एक्स नॉट कितना हो रहा है, विस्थापन एक्स नॉट निकालना है आपको कि फ्रिंज का विस्थापन कितना होता है। एक्सएम ज्यादा है, एक्सएम से एक्सएम डैश घटा दीजिए। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी है एक्सएम की और एक्सएम डैश की, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स नॉट कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस 1 इंटू टी। यही है विस्थापन के लिए फार्मूला कि हमारी जो फ्रिंज विस्थापित होगी वो कितनी विस्थापित होगी। इसमें आपको उस प्लेट का अपवर्तनांक रखना है, जो भी रखेंगे आप बीच में, उसकी चौड़ाई रखनी है, और आपको यहाँ पर देख रहे हैं लैम्डा से आपको कोई मतलब नहीं है, और आप देखने को पा रहे हैं यहाँ पर एम नहीं है। अर्थात चाहे वो दीप्त फ्रिंज लीजिए या अदीप्त फ्रिंज ले लीजिए, सभी केसेस में यही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अदीप्त फ्रिंज से का यहाँ पर पथांतर लेकर डेरिवेशन किए होते तभी यही आता कि प्लेट रखने पर फ्रिंज दूर खिसक जाएगी और प्लेट हटा देने से फ्रिंज पास खिसक आएगी मुख्य दीप्त फ्रिंज के पास। यहाँ पर कौन सी बनती है, जो मेन ब्राइट जो है वो फ्रिंज बनती है, उससे हम डिस्टेंस नापते हैं। समझ पाए स्टूडेंट्स? This derivation is very important than Young's experiment. For board examination, it is very important derivation. अक्सर यही आता है, यंग्स एक्सपेरिमेंट आता है, केवल एक्सपेरिमेंट लिखने को आता है, उसमें डेरिवेशन बहुत कम रेयर केस में आता है। लेकिन ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक टुडे दिस लेसन इज फिनिश्ड। ये लेसन खत्म हो चुका है and you will solve numerical questions. If you have any problems then send me, I will solve it, and in next video I will teach you numerical questions because I think in this lesson about 50 or more than numerical questions, and it is compulsory that solve each and every one. सभी क्वेश्चंस आप हल करिए। Okay, if there are difficulties then you can take help from the example देखिए उससे शुरू करिए। बस आपको सारे सिंबल्स के नेम पता हो, एम क्या है, सी क्या है, बी क्या है, डी स्मॉल डी कैपिटल डी, इसमें डिफरेंस है। देखिए ये ए बी सी डी नहीं आप पढ़ रहे हैं, या कैपिटल डी स्मॉल डी जो पढ़ रहे हैं इसमें डिफरेंस है, ये कुछ और है, ये कुछ और, आप जानते हैं क्या है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।